देश में आज कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर हो चुकी है। आज देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी माना कि इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। नीति आयोग ने सलाह दी कि अब वक्त आ गया लोग घर में भी मास्क पहने। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, लोग घरों में भी मास्क पहने, क्योंकि देश में संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है। पता नहीं आपके आसपास कौन व्यक्ति संक्रमित हो। अगर कोई व्यक्ति घर में संक्रमित है तो मानकर चलिए कि आप भी संक्रमित हैं, क्योंकि इस बार संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। तीसरी बड़ी चीज, हल्के लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना टेस्ट कराएं और रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन में रहें। अब ऐसा हो रहा है कि 3 से 4 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं रिपोर्ट आने में। आप इम्पेशेंट मत होइए, जब तक रिपोर्ट नहीं आती है सावधान रहिए, घर पर अलग रहिए, आइसोलेट रहिए, क्वारंटीन रहिए। ऐसा करने से आप परिवार के दूसरे सदस्यों को संक्रमित होने से बचा पाएंगे। कोविड-19 की स्थिति से घबराएं नहीं, सावधान रहे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि डर की वजह से देश में कई ऐसे लोग अस्पतालों की भीड़ बढ़ा रहे हैं जो घर पर रहकर ठीक हो सकते हैं। पैनिक नहीं। बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर रहा है। रिपीट कर रहा हूं, एक शख्स 1 महीने में 406 लोगों को संक्रमित कर रहा है। सबसे बड़ी चीज रेमडेसिविर, ये दवाई आप कई बार सुनते होंगे, ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शंस में है, कमी है। अब ये कहा गया स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में कि रेमडेसिविर के पीछे ना भागें, क्योंकि ये जान बचाने वाली कोई रामबाण दवा नहीं है, बल्कि ये बताया गया कि आइवरमेक्टिन और HCQ भी फायदेमंद दवा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आइवरमेक्टिन और HCQ भी फायदेमंद दवा है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि देश में कुछ चुनिंदा दवाओं को लेकर परेशानी हो रही है, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं और उस वजह से पैनिक हो रहा है। ज्यादातर लोग घर पर रहकर ठीक हो रहे हैं। घर पर रहकर बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं। घर पर रहकर ही कई लोग स्वस्थ हुए हैं। पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत जरूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो गए घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। आप सोचिए, घर पर भी मास्क। आपको लगता है आप घर पर सेफ हैं, लेकिन अलर्ट रहिए। घर पर भी अगर कोई भी एक सदस्य संक्रमित है तो घर पर मास्क लगाना अनिवार्य है, होना चाहिए। मास्क बहुत जरूरी है। आज जब देश में संक्रमण का आपातकाल है, जी हां, देश का ऑक्सीजन लेवल घटा हुआ है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। ऐसे वक्त में आज देश हित में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप किसे अपना हीरो या नायक मानना चाहते हैं, और कौन लोग हैं जो इस वक्त समाज के लिए खलनायक हैं या विलन हैं। जैसे कहते हैं ना कि असली जो अपने होते हैं वो मुश्किल काल में ही उनकी पहचान हो पाती है। जो असली हीरो होते हैं उनकी पहचान तभी हो पाती है जब कठिन वक्त हो। आज देश हित में हम आपको कोरोना काल में समाज के नायकों और खलनायकों का परिचय कराएंगे आपसे। यह परिचय इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग देश की मुश्किल घड़ी में समाज की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ये लोग देश को, समाज को संक्रमण से लड़ने में नई राह दिखा रहे हैं। ऐसे नायक देश की परेशानियां कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना काल में देश की, समाज की परेशानियां बढ़ा रहे हैं, दवाएं चुरा रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, संक्रमण बढ़ा रहे हैं। इन्हें आप संक्रमण काल का खलनायक कह सकते हैं। इसलिए आज देश हित में हम आपको कोरोना काल के हीरो और विलन की पहचान कराएंगे। और यह पहचान इसलिए जरूरी क्योंकि पिछले 24 घंटे में भारत ने दुनिया में नया रिकॉर्ड बना लिया है। हैरान हो जाएंगे आप, 24 घंटे में 3,52,000 नए केस, 3,52,000 पिछले 24 घंटे में। पिछले शायद हफ्ते पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2812 लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना की वजह से। भारत में इस वक्त कोरोना के कुल एक्टिव केस 2.8 मिलियन, 28,13,658 है। 2.8 मिलियन, ये कोरोना पर भारत का दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस वक्त भारत की आबादी ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत की वजह बनी हुई है। कहने में नहीं हिचकिचाएंगे हम।
और कोरोना संक्रमण की इसी मुसीबत को कुछ लोग अपनी तरफ से घटाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग इस समस्या को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जब देश में चारों ओर सांसों का संकट है, जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हो रही हैं, महामारी के ऐसे वक्त में डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद ये देश के कोरोना सेनानी हैं। ये गाजियाबाद का ऑक्सीजन प्लांट है, जहां पर अधिकारी और कर्मचारी दिन रात देश की सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों के लिए खाने से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की ज़िंदगी। यहाँ कुछ लोग 24 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों की तबीयत खराब है, कुछ लोग घर जाकर खाना खाने के बजाय घर से ही खाना मंगा रहे हैं ताकि देश की सांसों को ऑक्सीजन मिलती रहे। घर जा रहे हैं, रोटी मंगा लेते हैं, लड़के से रोटी मंगा लेते हैं, यहाँ यही खाते हैं, अपने यहीं रहते हैं। हम और ये दोनों जाने रहते हैं। 5-7 दिन से गैस की समस्या ज़्यादा ही बढ़ गई है। कहाँ तो फ्री सेवा में बैठी है। ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट्स में दिन रात काम लगातार चल रहा है। कई स्टाफ तो घर भी नहीं जाते क्योंकि उन्हें मालूम है इस वक्त इस प्लांट को, इस देश को उनकी कितनी आवश्यकता है। सही अलग अलग स्टाफ हमारे यहाँ जो है एक्चुअली में क्या है कि इंडस्ट्रियल यूज की गैस यूज आती है। हमारे मेडिकल लाइसेंस हमारे पास है नहीं। हमारे पास जितने सिलेंडर सवेरे से थे वो हमने क्या किया कि वो हमने यहाँ पे थाने में जाके उनको रिक्वेस्ट करी कि हमारे पास 20-25 सिलेंडर है, उनको हम जब फ्री सेवा में बांटना चाहते हैं। कैसे काम चल रहा है? 24 घंटे चल रहा है, स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या? परसों तक हमारे पूरे स्टाफ को ये कहीं ना कहीं डर था कि हम ऑफिस जाएंगे तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि डेली न्यूज़ देख रहे थे कि ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग हो रही है। लोग 1000-1000, 2-2000, 5-5000, 8-8000 का सिलेंडर बेच रहे हैं। तो हमने कल रात को स्टाफ ने यूनिटी करके कॉन्फ्रेंस पे बात करके ये सलाह करी कि पहले सुबह सबसे पहले स्टेशन जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन देंगे। चूंकि हमारे ऑनर ने कह दिया था भाई जैसे तुम्हें ठीक लगे फ्री बांटो गैस, किसी को परेशान मत होने दो। मैं बता नहीं सकता, सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक जब तक आप आए तब तक मैं वहाँ बाहर ही धूप में खड़ा रहा और चिल्ला चिल्ला के गला तर हो गया मेरा पानी ले लेके। और मैं बता नहीं सकता आज अंदर से कितनी खुशी मिल रही है लोगों की सेवा करके। देश में कोरोना महामारी ने जब रिश्तों को भी संक्रमित कर दिया है, तब दिल्ली के एम्बुलेंस मैन देश के सुपर हीरो बनकर उभरे। दिल्ली के करोल बाग के रहने वाले चिरंजीव मल्होत्रा अब तक 1200 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। एम्बुलेंस मैन ने कई ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार कराया जिनकी मौत के बाद परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों ने भी हाथ लगाने से इनकार कर दिया। ये मिस्टर मनजीत सिंह औलख हैं, ये ट्रांस यमुना रहते हैं भजनपुरा में। लास्ट वीक इनकी मदर एक्सपायर हो गए थे। 7 पेशेंट थे कोविड के इनके घर में, इनकी मदर को लेके आए थे। कल इनकी सगी भाभी एक्सपायर होगी, इनका जमुना पार्क से हम संस्कार करेंगे। ये इंदिरा शर्मा जी हैं, इंदिरा शर्मा जी ये रहते हैं ये इधर प्रीत विहार में। इनके घर में 6 पेशेंट हैं और इनकी भाभी एक्सपायर हो गई हैं, इनको भी लेके आना अभी हमने। चिरंजीवी अपने एम्बुलेंस से शवों को श्मशान घाट ले जाते हैं और पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराते हैं। चिरंजीवी की दिल्ली में तार बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इस वक्त वो फैक्ट्री छोड़कर लोगों की मदद में लगे हैं। देश में जहां ऑक्सीजन के लिए हर अस्पताल की सांस उखड़ी हुई है, जब देश में ऑक्सीजन और सिलेंडर्स के लिए कालाबाजारी हो रही है, ऐसे वक्त में दिल्ली के तिलक नगर में लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन मिल रही है और फ्री में ऑक्सीजन रिफिलिंग हो रही है। बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर देखकर मत समझिए कि ये किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल का वार्ड है। ये दरअसल नोएडा सेक्टर 76 के सिलिकॉन सिटी में सोसाइटी का क्लब हाउस है। लेकिन संक्रमण काल में बेड और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए यहाँ के लोगों ने इस क्लब हाउस को कोविड सेंटर बना दिया। अमरपाली ग्रीन सोसाइटी जो कि नोएडा में है, यहाँ के जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ के क्लब हाउस को, जो सोसाइटी का क्लब हाउस था, उसको यहाँ पर एक छोटे कोविड केयर सेंटर के रूप में बदल दिया है। सोसाइटी के लोगों के लिए यहाँ सिर्फ बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर होने के साथ साथ नर्स की सुविधा भी 24 घंटे होती है। संक्रमण काल में लोगों को बचाने की ये कोशिश पूरे देश के लिए नज़ीर है। पर्पज़ ये था कि हमने सोसाइटी में काफ़ी केसेस को, जब शुरुआत में हमें 12-13 अप्रैल को ये पता लगा कि सोसाइटी में 20 केस हैं, उसके बाद में सिलिकॉन का
सिटी का एक हमने टीम तैयार किया, कोविड वॉरियर ग्रुप नाम है उसका। उसमें हमने ये चीज़ सबसे पहले बनाने की कोशिश की कि यहाँ पे टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट पाए गए। तो हमने कुछ CMO की ऑफिस की हेल्प ली और कुछ पर्सनल लैब्स की हेल्प ली गई जो प्राइवेट लैब्स हैं। अब हमारे यहाँ रोज़ टेस्टिंग हो रही है 1 से 2 बजे, और शाम को पहले होती थी जो अभी बंद की गई है। ये गुजरात का वारछा है, जहां डॉक्टर शैलेश और उनकी पत्नी हेतल रोजाना कोरोना के 100 से ज्यादा नए मरीजों का इलाज करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना प्राइवेट OPD भी बंद कर दिया है। सुबह अपने पैसों से दवा की होम्योपैथिक किट बनाते हैं और फिर दिन भर मरीजों को निःशुल्क बांटते हैं। करीबन एक आइसोलेशन सेंटर में 50 बेड भी पकड़ लो तो करीबन 600 बेड। और कल हमारे यहाँ जो अभी सिचुएशन जो हो रही है सूरत की, कि सौराष्ट्र में से यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं। सौराष्ट्र में फैसिलिटी या तो कम मिल रही है, या तो मेडिकल फैसिलिटी या तो डॉक्टरी फैसिलिटी कम मिलने की वजह से वो लोग सूरत में आ रहे हैं। अभी कल से हमने जो भी आइसोलेशन सेंटर है वहाँ 5-10 बेड और ज़्यादा बढ़ाने का 12 आइसोलेशन में बोल दिया। जब देश में मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, तब गाजियाबाद का गुरुद्वारा इंदिरापुरम संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन का लंगर चला रहा है। संस्था के पास 40 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और यहाँ मरीजों को तब तक ऑक्सीजन की सुविधा मिलती है जब तक उसके लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं हो जाती। कि हम लोगों को घरों पे मरने नहीं देंगे, हम लोगों की जान इतने सस्ते में नहीं जाने देंगे। जब वोट पड़ती है तब एक जान की कीमत बढ़ जाती है, और आज जब वोट का टाइम नहीं है, लोगों को एक्चुअली हेल्प चाहिए, तो कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा। दिल्ली में अकेले हैं, कोरोना संक्रमित हैं, खाने की कमी हो या घर में बनाने वाला कोई ना हो, तो दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब की सेवा ऐसे लोगों के लिए है। गुरुद्वारे से जुड़े लोग ऐसे लोगों के घर तक लंगर पहुंचा रहे हैं। कोशिश ये है कि दिल्ली में कोई भी भूखा ना सोए। दिल्ली को 6 जोन में बांटा है गुरुद्वारे ने, और अलग अलग इलाके में इस तरह से खाना भेजा जा रहा है ताकि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। भले ही उसने महामारी का शिकार हुआ है, महामारी से संक्रमित हुआ है, लेकिन कोशिश ये हो रही है मानवता की मदद करने की, हर व्यक्ति को मदद करने की, ताकि दिल्ली का हर व्यक्ति भोजन कर सके, कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना रहे। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। सोचिए, लंगर ऑन डिलीवरी। मैंने कहा ना कि मुश्किल समय में ही अपनों की पहचान होती है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन देश के लिए कुछ करना चाहता है। अब आपको कोरोना काल में उन खलनायकों से भी मिलना चाहिए जो संक्रमण रोकने में के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। और इस वक्त में वो सभी लोग आपके और समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर संक्रमण बढ़ा रहे हैं, अभी भी पार्टियां कर रहे हैं। आप सोचिए, जरूरी दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं मुनाफाखोरी के चक्कर में। अभी कुछ लोग अभी ज़्यादा जो कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी बेच नहीं रहे कि आगे चल के जब और ज़्यादा स्केसिटी हो जाएगी तब इसको डबल में बेचेंगे, ट्रिपल में बेचेंगे। होर्डिंग, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जो बिना ज़रूरत दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे सभी लोग समाज के असली विलन हैं। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है देश में, आप जानते हैं रेमडेसिविर की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन असली रेमडेसिविर और नकली रेमडेसिविर, जी हाँ, अब आप कहेंगे नकली रेमडेसिविर कैसे है? मार्केट में नकली रेमडेसिविर भी है, समझिएगा। असली रेमडेसिविर और नकली रेमडेसिविर का जो फर्क है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। R, कैपिटल R, स्मॉल x, मतलब दवा के नाम से पहले लिखा होता है, ये देखिए आप। और फर्क उधर आप देख लीजिए, नकली में ऊपर नहीं लिखा होगा, कैपिटल RX असली में लिखा होगा, नकली में नहीं लिखा होगा। अगर आपके पास है वो बॉक्स, आप चेक कर लीजिए आप जल्दी से। लिखावट में फर्क, VIL में V बड़ा और उधर VIL में छोटा V, ये देख लिया आप। ये बहुत जरूरी जानकारी देश हित में। अभी आप बॉक्स निकाल लीजिए अगर आपके पास है। अब देखिए, कोविफॉर लिखने का सही तरीका और दूसरी तरफ कोविफॉर लिखने का तरीका अलग, नकली में अलग होगा और असली में दवा से जुड़ी जानकारी लिखने का सही तरीका और गलत तरीका। ये आप मार्केट में अब इसकी भी कॉपी आ गई है, पायरेटेड नकली रेमडेसिविर आ गई है। और इसी तरीके से कई तरह के सवाल हैं, लोगों की सांस से जुड़े, लोगों की परेशानी से जुड़े, लोगों की चिंता से जुड़े, कोरोना के संक्रमण काल से जुड़े कई सवाल। और हमने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स से आज उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। ये एक बड़ा कॉमन सवाल आ रहा है कि एक घर में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, उसकी रिपोर्ट आ रही है, बाकी दोनों लोग नेगेटिव आ रहे हैं, जबकि लक्षण सब में एक जैसे हैं, क्या करें? तो
इस बार ये भी हमें दिख रहा है कि फॉल्स नेगेटिव भी बहुत आ रही है। शायद ये वेरिएंट का चक्कर है। हमें पता है वैसे भी सेंसिटिविटी आरटीपीसीआर की अराउंड 60-70% है, लेकिन इस बार जब अगर किसी को सिम्टम्स हैं, आई थिंक जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने बोला, अगर आपको सिम्टम्स हैं, अगर आपका बुखार है, अगर आपका सैचुरेशन डाउन हो रहा है, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव भी है और एक इंसान का जो दूसरा है जो आपके फैमिली मेंबर उनका पॉजिटिव आए, तो आप यही मान के चले कि आपको भी कोविड हुआ है। इसमें आप आरटीपीसीआर के बेसिस पे सिर्फ नहीं जा सकते, आपको अपने सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। और सबसे पहली चीज होगी, अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर को कांटेक्ट जरूर करिए सो दैट आपको गाइडेंस मिले, क्योंकि आजकल टेस्ट आने में टाइम लग रहा है, कि आपको गाइडेंस मिले कि आपको क्या इलाज शुरू करना है। और अपने सिम्टम्स को, अपने वाइटल चार्ट को, मैं सबको बोलूंगी जैसे ही बुखार होता है, जैसे भी कोई सिम्टम होता है, घर पे एक चार्ट बनाना शुरू करिए, पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखिए और हर 4 घंटे अपने वाइटल जरूर लिखिए और उसको मॉनिटर करिए, सो दैट अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि आपकी क्या स्थिति है एग्जैक्ट। कई लोग ऐसे हैं कोरोना से रिकवरी के बाद भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस जोर जोर से खींचनी पड़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सामान्य है। इसे कैसे समझें? देखिए, कई बार कोरोना ठीक हो जाता है लेकिन कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम रह जाते हैं। एक तो मैं सबसे बड़ा बताऊं कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल है और फिर भी ऐसा डिस्कम्फर्ट लग रहा है सांस लेने में या घबराहट हो रही है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं, लक्षण हैं जिनको हम पोस्ट कोविड कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पूरी कोविड यात्रा को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है, पहले 3 हफ्ते हैं वो कोविड है, उसके बाद जो 3 हफ्ते हैं वो एक्यूट कोविड, पोस्ट कोविड है, और 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक जो पीरियड है उसको हम पोस्ट क्रॉनिक कोविड कहते हैं। अब इस कोविड की शुरुआत से लेके और 3 महीने तक की जो यात्रा है, इस दौरान बहुत सारे आपको लक्षण होते हैं। पहली बात, जो जिसको कोविड हो गया और गलती से अस्पताल में घूम आया, आईसीयू में घूम आया, वेंटिलेटर से उसकी वो रूबरू हो गया, तो उसको सदमा बैठ जाता है। एक सवाल जो सांसों से जुड़ा हुआ है, जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत ने भी बताया, उसी से जुड़ा हुआ सवाल, सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्या कोई टेस्ट कराने की जरूरत है या सिर्फ घबराहट है? नहीं, अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है और आपको लेकिन बुखार है या सांस लेने में तकलीफ हो, अगर आपको कोविड है, पहली तो चीज है कि सिम्टम्स क्या है, अगर आपको कोविड है या नहीं है। अगर बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको टेस्ट बता देंगे। कभी ऐसी सिचुएशन में सीटी टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ जाती है, कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ जाती है, वो असेस करके, क्योंकि हर इंसान फर्क होता है, तो डॉक्टर असेस करके आपको बताएगा कि कौन सा टेस्ट करना है। फिर दूसरी सिचुएशन है कि आपको कोविड नहीं है, ना आपके आसपास किसी को कोविड है, लेकिन आपको एक घबराहट हो रही है, आप घर पे बैठे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरे को एंजाइटी, मेरा मतलब हार्ट बीट तेज हो रही है, सांस ऐसे लग रहा है कि रुक रहा है। हो सकता है वो एंजाइटी हो या एक पैनिक अटैक की तरह हो, क्योंकि अभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और ये भी बहुत जरूरी है, मुझे पैंडेमिक है लेकिन जो पैनिक साथ में आ रहा है वो हर चीज को 10 गुना ज्यादा वर्स करता है। जो अभी अभी कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं उनके मन में भी एक डर है, वो भी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, क्या वो फिर से संक्रमित हो सकते हैं? 15-20 दिन, 1 महीना, क्या वो फिर से संक्रमित हो सकते हैं? जी, ये अब काफी क्लियर है कि कोरोना का संक्रमण दोबारा भी हो सकता है। जिस तरह मेरा खुद ही एग्जांपल ले लीजिए, मेरे को लास्ट ईयर कोविड हुआ था, माइल्ड था, और इस साल फिर से हुआ है, और जबकि मैंने 2 बीच में वैक्सीन भी ली है। लेकिन वैक्सीन लेने का फायदा ये है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसका मैंने सुना हो जिसको सीवियर कोविड हो गया है वैक्सीन के बाद। तो वैक्सीन लेने से सीवियर कोविड और डेथ प्रिवेंट होती है, तो वैक्सीन अवश्य लेना चाहिए। और दूसरी इन्फेक्शन भी हो सकती है, जनरली माइल्ड होती है, और अगर पहले 3 महीने के अंदर हो जाए तो हो सकता है कि सेम इन्फेक्शन रीएक्टिवेट हो गई है, लेकिन 2.5-3 महीने के बाद होती है तो शायद एक अलग या म्यूटेंट स्ट्रेन से भी हो सकती है। अगर आप घर में हैं तब भी वो वक्त आ गया है कि आप मास्क लगाना शुरू कर दें। बेसिकली अभी सिचुएशन ऐसे आ गई है, जो ये करंट वेरिएंट आया है, हम तो ये देख ही रहे कि इसका ट्रांसमिशन रेट, इसका मतलब अगर एक इंसान घर में बीमार होता है तो कितने और लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाती है। तो अब देखा जा रहा है कि एक शायद 9 लोगों को भी इन्फेक्ट कर पा रहा है, इतनी ज्यादा इसका ट्रांसमिशन, इसका रेट है। तो इसलिए एक प्रिकॉशन की तरह, अगर क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी इसको फैला रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है, कई लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं है, कईयों में इतने ज्यादा सिम्टम्स हैं, इतने ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो शायद
शायद एक्चुअली एक पॉइंट आ गया है कि अगर आपस में भी लोग बैठे हैं, मास्क लगा के ही घर पे बैठें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस पैंडेमिक को रोकना होगा। जिस तेजी से ये बढ़ रहा है, जिस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम पे स्ट्रेस आ रहा है, बहुत हेल्पलेस सिचुएशन है हेल्थ केयर के लोगों के लिए भी जो संक्रमित हो गए हैं। मतलब इतना हेल्पलेस शायद कभी इंडिया में कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। तो शायद कोई भी अगर संक्रमित नहीं है तब भी घर में मास्क लगाकर रखें, आप ये कह रहे हैं? शायद मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इस स्टेज पे जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, अगर आप आपस में बैठे हैं, अगर आप में से कोई भी घर पे है जो बाहर जाता है काम करने, तो शायद अच्छा होगा अगर बाकी फैमिली मेंबर्स अपने प्रिकॉशंस लेने के लिए मास्क कोशिश यही है कि हम लगातार ऐसे सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स से ले जो आपके जहन में आप पूछना चाहते हैं। नौबत तो आ रही है कि घरों पर भी अब मास्क लगाने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना 3 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से लोगों की जो मौत हो रही है वो संख्या कम नहीं हो रही। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। आज भी गंगाराम अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की खबर आई। वहीं नारायणा ऑक्सीजन प्लांट में भी ऑक्सीजन के लिए लंबी कतार नजर आई। इस बीच दिल्ली के लिए अच्छी खबर यह है कि कल तक दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी कुछ कम होने की संभावना है, क्योंकि रेलवे 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कल सुबह 5 बजे तक दिल्ली पहुंचा देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए उद्योग जगत से भी मदद मांगी। तो ये तो दिल्ली की बात हुई, लेकिन ऑक्सीजन की कमी तो देश के कई शहरों में बनी हुई है। हरियाणा के 2 जिलों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। आपको दिखाते हैं उत्तर भारत से ऑक्सीजन की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की लंबी लाइन की तस्वीरें पिछले कई दिनों से देखी जा रही हैं। जिन घरों में भी लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, उनकी ऑक्सीजन प्लांट की दौड़ खत्म नहीं हो रही है। दिल्ली के नारायणा औद्योगिक इलाके के एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोग बड़े बड़े सिलेंडर के साथ घंटों से खड़े हैं। कोई 12 घंटे पहले आया है, कोई 24 घंटे से इंतजार कर रहा है। दिल्ली में पिछले 4 दिनों से मौत का आंकड़ा लगातार 300 के पार है। इस बीच सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने मरीज के लिए कुछ सांसें ले जा पाए, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन का क्राइसिस ज़बरदस्त है। और यहाँ पर आप नारायणा की तस्वीर देख रहे हैं, और नारायणा में ऑक्सीजन प्लांट जिसके बाहर सैकड़ों लोगों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। यहाँ पर सभी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर खड़े। आप कब से खड़े हैं? 7:30 बजे से कल शाम 7:30 बजे से यहाँ पर आप खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है घर में कोई बीमार होगा। दादाजी बीमार है, सीरियस हालत है उनकी। ऑक्सीजन लेवल कितना है? डॉक्टर ने क्या कहा है? 52। अभी उनके पास ऑक्सीजन है? नहीं है, बिना ऑक्सीजन के घर पे ना बेड है ना कहीं कुछ हॉस्पिटलों में कहाँ जाए बताओ। एक्चुअली परसों फिल करवाई हमने ऑक्सीजन, तो वो चल गई। अब कल से हम खड़े हैं 5 बजे से, तब से हम खड़े ही हैं बस। और कल से मरीज के पास ऑक्सीजन नहीं है। 4:30 बजे कंटेन वो आया, टैंक आया, फिल हुई, तब से 4:30 से अब तक का टाइम हो गया। आप भी सुबह 4:30? नहीं, मैं शाम को इनके साथ ही था, 6 बजे 7 बजे से रात को कल रात से खड़े हैं हम। 15-20 घंटे हो चुके हैं मैं यहाँ पे। और आप देखिए, जहाँ तक आपको मैं दिखा पाऊंगी, आपको सिर्फ लाइन में खड़े हुए लोग ही नजर आएंगे, और हर तरफ सिर्फ इंतजार है, इंतजार इस बात का कि वो अपने मरीज के लिए कुछ सांसें दे पाएं। ये उत्तर प्रदेश का रायबरेली शहर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ भी ऑक्सीजन का संकट बढ़ता जा रहा है। एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लंबी कतार है, लेकिन प्लांट के पास ऑक्सीजन ही नहीं है। हम रायबरेली के गजबदन ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचे हैं। यहाँ दरवाजे पर लिख दिया गया लिक्विड ऑक्सीजन रॉ मटेरियल नॉट अवेलेबल। यहाँ लिखा है ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। इस तरह के पर्चे यहाँ पर चिपका दिए गए हैं। एम्बुलेंस की तरफ से जो तमाम यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी आकर यहाँ ऑक्सीजन के लिए इंतजार कर रहे हैं। कब से आप इंतजार कर रहे हैं? सुबह 10 बजे से हम लोग खड़े हैं। हाँ, ऑक्सीजन सरकारी गाड़ी हमारे सामने 4 गाड़ी आई है, भर के लेके गई है गाड़ी। हम लोग खड़े हैं, हम लोग को बता रहे हैं नहीं, इसलिए गैस के बुरे हाल हैं। तरह तरह मचा है। सरकारी आंकड़े कागज पे चल रहे हैं, कागज पे बताया जा रहा है सब अवेलेबल है। पहुँचते पहुँचते लोग मर जाते हैं। ऑक्सीजन की रात में 3 बजे लाइन लगाए हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे। मुर्दाबाद, सरकारी प्रशासन मुर्दाबाद।
सड़क पर बैठकर सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे इन लोगों के परिवार का कोई न कोई सदस्य कोरोना संक्रमित है। हरियाणा के रेवाड़ी में विराट अस्पताल में उस वक्त कोहराम मच गया जब अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। लोगों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में भर्ती 4 कोरोना मरीजों की जान चली गई। प्रशासन के पास सब कुछ है, लेकिन प्रशासन हमें सप्लाई नहीं कर रहा सिलेंडर की। यह बिना ऑक्सीजन के पेशेंट मर रहे हैं। 4 पेशेंट डेड हो चुके हैं, 110 के करीब एडमिट है, वो कभी भी एक्सपायर हो चुके हैं। आधे घंटे का बैकअप, सर आधे घंटे का बैकअप हमें दिया जाता है, फिर रोक दिया जाता है। लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से इस अस्पताल को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से इस अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान पर खतरा बना हुआ है। जिले के सीएमओ ने भी मान लिया है कि शहर में ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। कल शाम से लगातार हमने विराट में देने के लिए पूरा सुनिश्चित कर रखे। 140 सिलेंडर आपको विराट में मिले हैं और जब ये सिलेंडर जा रहे हैं तब भी वो मिले थे, उसके बैकअप पड़ा हुआ। तो ऑक्सीजन की कमी से कुछ नहीं है, हम पूरा जोर लगा रहे हैं। हरियाणा के हिसार में भी ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कोरोना के 5 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। फिलहाल जिला प्रशासन ने आरोप पर जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। हरियाणा के ही रोहतक पीजीआई में भी ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो गई है। अस्पताल ने ऑक्सीजन क्राइसिस को देखते हुए नए मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया है। इस अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन सभी की सांसें अटकी हुई हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर ऑक्सीजन को लेकर हालात बहुत बदले नहीं हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगने वाली लाइनों में कुछ लोगों की संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन लाइन तो अब भी लग रही है। दिल्ली से रूफी जैदी और रायबरेली से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने दिल्ली, हरियाणा और यूपी के शहरों से ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर यह रिपोर्ट देखी और यह हकीकत भी, कुछ घंटों के लिए सांस यानी ऑक्सीजन आती है, लेकिन कुछ घंटों के बाद फिर से सांस के लिए ऑक्सीजन प्लांट की दौड़ शुरू हो जाती है। देश का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए जमीन से, आसमान से, रेलवे से कोशिशें हो रही हैं। अब तो विदेशों से भी ऑक्सीजन के लिए मदद आ रही है। ये सिर्फ ट्रेन नहीं, बल्कि इस वक्त देश की लाइफलाइन है। ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस फुल स्पीड में दौड़ रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक रेलवे ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है। रेलवे के जिन रैक पर सेना के लिए गाड़ियां और टैंक पहुंचाए जाते थे, अब उसी रैक से ऑक्सीजन टैंक पहुंचाए जा रहे हैं। रेलवे की एक ट्रेन झारखंड के बोकारो से लखनऊ ऑक्सीजन लेकर आ रही है, तो दूसरी ट्रेन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रही है। आज ये ऑक्सीजन एक्सप्रेसेस 6 ऑलरेडी ऑक्सीजन एक्सप्रेस या तो कंप्लीटेड जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी हैं या रास्ते में है। 2 ट्रेन अभी चल रही, एक ट्रेन आ रही है दिल्ली रायगढ़ से करीब 70 टन ऑक्सीजन लेके, जो कल सुबह तक पहुंचेगी, और एक ट्रेन चली है बोकारो से लखनऊ की तरफ, वो भी लेट नाइट या अर्ली सुबह कल पहुंच जाएगी। एक तरफ ट्रेन की पटरियों से कोरोना मरीजों के लिए सांस पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है, तो दूसरी ओर आसमान से भी ऑक्सीजन लाई जा रही है और इसमें मदद कर रही है भारतीय वायुसेना। मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भोपाल एयरपोर्ट से वायुसेना का ये जंबो विमान खाली ऑक्सीजन टैंक के साथ गुजरात के जामनगर रवाना हुआ, जहां से वो ऑक्सीजन लेकर वापस भोपाल आएगा। सिर्फ देश से ही नहीं, अब तो कोरोना मरीजों की सांसों के लिए विदेशों से भी मदद आ रही है। सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन कंटेनर भारत लाए जा चुके हैं। यूएई 7 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भारत भेज रहा है। ब्रिटेन भी 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत के लिए भेज रहा है। जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सऊदी अरब से भी 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लाने की तैयारी है। इसके अलावा हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत लाए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा मरीजों की सांसों पर अटैक किया है और अब देश एकजुट होकर
सांसों की लड़ाई लड़ रहा है। उम्मीद है कि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई में देश को जीत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ हो या दिल्ली, सभी जगह कोरोना के हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों को बेड मिलना अस्पताल में मुश्किल हो गया है। आम लोगों को तो भूल जाइए, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके परिवार वालों तक को मुश्किल वक्त में अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा। और इसीलिए जी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि बिना जरूरत अस्पताल का बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर रेमडेसिविर जैसी दवाओं को जमा ना करें। किसी जरूरतमंद को इसकी जरूरत आपसे ज्यादा हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर मनीष जावड़ा है। मैं हरमल हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। यहाँ पे मुझे बेड नहीं मिल रहा है। यहाँ का डॉक्टर होने के बावजूद भी VIP लोगों ने बेड भर रखे हैं। यहाँ पे VIP लोगों को ही प्रायोरिटी दी जाती है। ये दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर मनीष हैं। कुछ दिन पहले इन्हें अपने ही अस्पताल में बेड मिलना नामुमकिन सा हो गया था। बहुत मुश्किलों के बाद इन्हें एक बेड मिल सका। वीडियो के जरिए इन्होंने अपनी आप बीती लोगों तक पहुंचाई थी। सोचिए, जिस अस्पताल में मनीष डॉक्टर हैं, वहां उन्हें बेड पाने में मुश्किलें हुई। ऐसे में आम मरीजों की स्थिति क्या होती होगी? दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल LNJP के बाहर अपनी मां के लिए बेड का इंतजार कर रहे इस बेटे के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अपनी बीमार मां को अस्पताल इस उम्मीद में लेकर पहुंचा कि इलाज हो जाएगा, लेकिन अस्पताल ने साफ कह दिया कि बेड ही नहीं है। ऑक्सीजन चाहिए उनको, दवाई में एडमिट नहीं कर रहे। ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस में भी नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? द्वारका से। तो यहाँ कैसे आए? आपको पता था यहाँ बेड है, कुछ है, आपने पता किया था? नहीं, हमने कॉल करी थी, इसीलिए यहाँ पे किसी ने हमको बताया इसमें एडमिट कर लेंगे। फिर अभी क्या बोल रहे हैं? बना कर रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ अंदर ये नखरे कर रहे हैं। ये शख्स एम्बुलेंस से अपनी मां को लेकर पहुंचा था, लेकिन बेड नहीं मिला। एम्बुलेंस चलाने वाले दीपक ने जो सच्चाई बताई, उसने अस्पतालों के VVIP कल्चर का सच उजागर कर दिया। अभी इनसे पीछे आए हैं कार से लोग, उनको ले रहे हैं, तो बेड कैसे खाली है? खाली नहीं है तो फिर ले क्यों रहे हैं जब बाद में आए हैं कार से? ये बंदा दो घंटे की माँ का आखिरी स्टेज चल रहा होगा, रो रहा है, तड़प रहा है, कोई नहीं ले रहा है इनको। कि मैम बड़ा दुख हो रहा है, क्या करें? सिर्फ जुगाड़ चल रहा है जी। जो बंदे पीछे आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, पता नहीं कैसे उनका हो जा रहा है, बेड खाली है उनके लिए। इस एम्बुलेंस चलाने वाले ने जो बात कही है, उसे दिल्ली के बड़े अस्पताल के डॉक्टर भी मान रहे हैं। अस्पतालों के मालिक और मैनेजमेंट संभाल रहे ये डॉक्टर भी VIP फोन कॉल से परेशान हो चुके हैं। हमारे पास VIP लोग, इतने VIP कल्चर है, उसकी प्रेशर है मेरे पर, और दूसरा हमारे कॉमन आदमी को भी सबको देना होता है, तो उससे कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम। जब हमें कॉल ही वो आ रही है कि नहीं सर ICU बेड चाहिए, ICU बेड चाहिए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अभी अगर किसी आला अधिकारी, नेता या मंत्री को कोरोना के इलाज के लिए बेड की जरूरत पड़ जाए, तो यही नो बेड स्टेटस दिखाकर उसे भी लौटा दिया जाएगा? इसका जवाब आपको एम्स में काम कर चुके डॉक्टर आदित्य गुप्ता के ट्वीट से मिल जाएगा। पिछले दिनों इन्होंने ट्वीट किया था, कोई जानना चाहता है कि VIP कल्चर क्या है? मैं आपको बताता हूँ। एम्स में बेड खाली हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड में एक नेता को सिर्फ फीवर है तो उसे दे दिया गया है। मैं उस नेता का नाम नहीं लूंगा, जबकि मेरे पिता जो वायुसेना में 30 साल की नौकरी कर चुके हैं, देश के लिए लड़ चुके हैं, उन्हें बेड देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर आदित्य का दावा है कि जो अस्पताल बेड फुल होने का दावा कर रहे हैं, वो भी बड़े बड़े लोगों के लिए कुछ बेड खाली रखते हैं, चाहे कोई अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा दम ही क्यों ना तोड़ दे। दिल्ली के बत्रा अस्पताल के MD डॉक्टर गुप्ता भी मानते हैं कि VIP कल्चर तो अस्पतालों में रहता है, लेकिन बत्रा अस्पताल में मरीज की सेहत देखकर ही बेड देने का फैसला होता है।
अभी हम देखते हैं आप लोगों पर भी बहुत प्रेशर है, पत्रकार हो, नेता हो, मंत्री हो, सभी लोग फ़ोन करते हैं। ऐसे में ये जो वीआईपी प्रेशर है दिल्ली में ख़ास तौर पर हम देखते हैं ज़्यादा, उसको आप कैसे डील करते हैं? किसको बेड दें, किसको ना दें? ये धर्म संकट जो आता है इससे कैसे निपटते हैं और इससे कितना परेशान है? वीआईपी संकट से परेशानी तो होती है, लेकिन मैनेजमेंट करने में तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि फॉर ए डॉक्टर पेशेंट कंडीशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वीआईपी's टेलीफोन. If I know that इस पेशेंट का इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट एंड यू आर आस्किंग मी एज ए वीआईपी कि डॉक्टर साहब इसको भर्ती करना है, तो शायद मैं हाथ जोड़ के उनसे कह लेता हूं। और कोई भी वीआईपी ऐसा नहीं है जो ये समझने की कोशिश ना करे या ना समझे कि हाँ उसकी ज़रूरत है। उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं कहने की, हमारी अपनी मजबूरियां होती हैं जवाब देने की। कोरोना के बढ़ते संकट और बेड की किल्लत के बीच जी न्यूज आपसे अपील करता है कि बिना जरूरत अस्पताल का बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर रेमडेसिविर जैसी दवाएं जमा न करें। किसी जरूरतमंद को इसकी जरूरत आपसे ज्यादा हो सकती है। देश में वीआईपी कल्चर की परंपरा पुरानी है, अब देश बहुत गंभीर संकट में है। इसीलिए जी न्यूज की अपील है कि वीआईपी कल्चर छोड़ें ताकि आम आदमी भी इस संकट में अपनी या अपनों की जान बचा सके। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.